वेलकम स्टूडेंट्स, निखर हियर फ्रॉम फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। जैसा कि आपको पता है, हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग टॉपिक पे हर रोज डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शनल चाइल्ड, यानी विशिष्ट बालक। इस टॉपिक को टीचर्स एजुकेशन के हर कोर्स में लगभग पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपके सामने जो बालक आने वाले हैं उनकी संख्या अधिक होगी, 30 से 40 के बीच उनकी संख्या होगी। उसमें से व्यक्तिगत विभिन्नता अपने जगह पर मौजूद रहेगी। इसके साथ साथ उस व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी एक वर्ग मौजूद होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप उनको क्लासीफाई करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग को प्लान करेंगे और अपने टीचिंग को फाइनली इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने प्लान को लागू करेंगे। तो ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपको बच्चों के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो। तो ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल यूज का भी है, और यही वजह है कि टीचर्स एजुकेशन के प्रत्येक लेवल के कोर्सेज में इसको पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड के ऊपर। देखिए, एक्सेप्शनल चाइल्ड को पढ़ने और डिस्कस करने से पहले एक चीज को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो ये है कि विशिष्ट बालक जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड का मतलब होता है वे सभी प्रकार के बच्चे जो सामान्य बच्चों से अलग है। अब चाहे उसका आधार कुछ भी हो, जो बच्चा सामान्य नहीं है, किसी भी मायने में सामान्य बच्चों से अलग है, वह बच्चा विशिष्ट बालक कहलाता है। ये आपके समझने के लिए मैंने बताया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो कॉमन चाइल्ड है, एवरेज चाइल्ड है, वो सामान्य बच्चे हैं, उनकी बात यहाँ नहीं हो रही। हम सिर्फ उन बच्चों की बात करेंगे जो किसी भी मामले का मतलब है, हो सकता है कोई ऐसा हो जो जबरदस्त प्रतिभाशाली हो, तो वो भी विशिष्ट है। हो सकता है कुछ पिछड़े बालक हों, पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाते हैं अन्य वजहों से, तो वो भी विशिष्ट है। जो मंद बुद्धि हैं, कितना भी सिखाया जाए तो वो धीरे धीरे सीखते हैं, उनकी बुद्धि मंद है, तो वैसे बच्चे भी विशिष्ट बच्चे हैं। और समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, तो उनको भी विशिष्ट बालक कहा जाता है। जनरली इतने आधार हैं, इसके अलावा और भी आधार, चूंकि ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है तो लगातार इसमें नए रिसर्च होते रहेंगे और भी नई चीज़ें शामिल होती रहेंगी। अभी तक का जो ट्रेंड है, हमें 4 प्रकार के विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ना होता है। तो देखिए, हर स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे सामान्य बच्चे आते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनकी अपनी अलग मानसिक और शारीरिक विशेषता होती है। तो इसमें से कुछ बच्चे मंदबुद्धि वाले होते हैं, कुछ पिछड़े हुए होते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के शारीरिक दोष वाले होते हैं। तो इन सारे ही बच्चों को एक्सेप्शनल या अपवाद या विशिष्ट बालक का नाम दिया जाता है। कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि इनमें सामान्य बालकों से कुछ अलग तरह की योग्यताएं या विशेषताएं पाई जाती है। यही असामान्यता उनको विशिष्ट बना देता है। तो ऐसे बालक प्रायः देखा गया है कि मानसिक रूप से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अलग अलग और भी चीजें शामिल हो सकती हैं। तो इन सभी चीजों के आधार पर सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, उनसे अलग होते हैं। क्रो एंड क्रो ने इसको अपने शब्दों में और ज्यादा डिफाइन करने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि वे बालक जो मानसिक यानी मेंटली, शारीरिक फिजिकली,
सामाजिक सोशियली और संवेगात्मक यानी इमोशनली, इन सभी विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो। जो एवरेज सामान्य बालकों का जो एक एवरेज निकलता है उससे इन सारे ही मामलों में विशिष्ट हो, अलग हो, और ये विशिष्टता इस स्तर की हो जिससे उसे अपनी विकास की क्षमता, यानी जिस हद तक वो विकास कर सकता है उसका जो कह सकते हैं आप टॉप का जो लिमिटेशन है, यानी उसकी जो उच्च सीमा है, वहां तक पहुंचने के लिए इनको विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। तो वैसे सभी बालक असाधारण या विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। ये कहना है क्रो एंड क्रो का। तो इन्होंने कुल मिलाकर 4 चीजों के आधार पर अलग करने का प्रयास किया: मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन इन सभी मतों के आधार पर जो एक सर्वमान्य मत निकालने का प्रयास किया गया, उसके आधार पर कुल 4 तरीकों के आधार पर इन बालकों का वर्गीकरण किया गया। जिसमें से पहला है प्रतिभाशाली बालक, जिसे हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं। दूसरा है बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी पिछड़े बालक। देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वैसे बालक जो प्रतिभावान हैं, गिफ्टेड हैं, लेकिन अन्य गिफ्टेड चाइल्ड के कंपैरिजन में अगर वो पीछे हो जाते हैं, जो एवरेज निकलेगा गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो एक एवरेज निकलता है, अगर ये उससे अपनी कक्षा के गिफ्टेड चिल्ड्रन के एवरेज से अगर ये पीछे हैं, तो वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हुए भी पिछड़े बालक की कैटेगरी में रखे जाएंगे या पिछड़े बालक कहलाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक प्रतिभाशाली बालक अपने समूह के अन्य बालकों के सामान्य प्रतिभा से यदि पिछड़ जाता है तो वह भी पिछड़ा बालक माना जाएगा। तो दूसरा कैटेगरी हमारा बनता है बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी पिछड़े हुए बालक। तीसरा है मंद बुद्धि बालक, यानी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। और चौथा है समस्यात्मक बालक, यानी प्रॉब्लम चिल्ड्रन। तो ये 4 तरीके की विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती हैं। इसमें से किसी भी एक विशिष्टता को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, एग्जाम में दिया जा सकता है। पिछड़े बालक के बारे में बताएं और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था आप कैसे करेंगे। प्रतिभावान बालकों के बारे में बताइए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए। समस्यात्मक बालकों से आप क्या समझते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था एक शिक्षक के रूप में आप कैसे करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते रहे अब तक। तो अपने इस अंक में हम लोग आज डिस्कस करेंगे गिफ्टेड चाइल्ड के ऊपर, यानी प्रतिभाशाली बालकों के ऊपर। देखिए, प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन हम जिसे कह रहे हैं, वो वरदान माने जाते हैं। माना जाता है कि नेचर ने ऐसे चिल्ड्रन हमें गिफ्ट में दिया है। उनमें प्रतिभा जबरदस्त तौर पर मौजूद होती है। इसीलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी मामलों में श्रेष्ठ होते हैं। आप देखेंगे कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो एवरेज चिल्ड्रन से ऊपर के लेवल के हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को आप हमेशा अपने नज़र में बनाए रखते हैं। ये उनकी विशिष्टता है जिसके वजह से आपका ध्यान आकर्षित हुआ उनकी ओर। तो ये एवरेज स्टूडेंट से ऊपर के लेवल के स्टूडेंट्स हैं। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत प्रदान किया है। जैसे स्किनर और हैरीमैन के शब्दों में आप देखें तो वो कहते हैं कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं।
और आप जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो स्किनर महोदय का रहा है। स्किनर महोदय ने इसे डायरेक्ट टीचिंग के साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे रिसर्च किए। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और वो ऐसा कह रहे हैं कि 1% बालक जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं हम उसे गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। यानी स्किनर महोदय ने और स्किनर के साथ हैरीमैन ने इसे बुद्धि के साथ जोड़ दिया। यानी उनका कहना है कि जिसके पास सर्वाधिक बुद्धि होती है वो कहलाता है गिफ्टेड चाइल्ड। अब दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दिया है। उनका कहना है कि प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि यानी जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जिसको आप आईक्यू कहते हैं वो 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि वे बालक जो कला में, गणित में, संगीत में, अभिनय में या ऐसा कहें कि 1 से अधिक क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते हैं उन्हें क्रो एंड क्रो प्रतिभाशाली बालक मानते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड मानते हैं। यानी कुल मिलाकर क्रो एंड क्रो के परिभाषा का डिस्कस हम लोग करें तो जिसकी आईक्यू, जिस बालक की आईक्यू 130 प्लस हो और असाधारण बुद्धि उसके अंदर मौजूद हो। असाधारण बुद्धि मतलब एक सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं इस बात को समझने के लिए। देखिए, बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा जाता है। तो वो स्टूडेंट जो किसी भी परिस्थिति में, जो किसी भी जगह पर स्वयं को समायोजित करने की क्षमता रखता हो, बल्कि समायोजित करने की असाधारण क्षमता रखता हो, उसका आईक्यू 130 प्लस हो, वो क्रो एंड क्रो के शब्दों में गिफ्टेड चिल्ड्रन है। साथ ही साथ वे बच्चे जो गणित में, कला में, इसके साथ साथ संगीत और अभिनय तथा 1 से अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट रुचि रखते हैं उनको क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालक माना है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जो ज्यादा बुद्धिमान होता है या वैसा स्टूडेंट जो 1 से अधिक क्षेत्रों में यानी ऑलराउंडर टाइप का होता है उसे गिफ्टेड चिल्ड्रन माना जाता है। यही स्किनर और क्रो एंड क्रो की परिभाषा से निकलकर सामने आता है। अब एक टीचर के रूप में आपको ध्यान रखना है कि अपने कक्षा के वैसे सभी स्टूडेंट्स को, अपने क्लास के वैसे सभी स्टूडेंट्स को आपको पहचानना होता है, उनकी पहचान करनी होती है, क्योंकि ये आपके लिए जबरदस्त रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज है ऐसे स्टूडेंट्स। तो इनकी पहचान कुल 4 तरीकों से की जाती है एक टीचर के द्वारा। पहला है कि बुद्धि परीक्षण। आप इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे और उसमें जो आपका आउटकम आएगा उसके आधार पर आप पता कर लेंगे कि आपके क्लास में कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज स्टूडेंट से अधिक बुद्धिमान है। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है बुद्धि परीक्षण करके। दूसरा महत्वपूर्ण है कि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा जो भी अचीवमेंट्स आते हैं निकल करके सामने, उसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि आपके क्लास में कौन कौन से गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एक चीज आपको यहां ध्यान रखना है कि उपलब्धि अंक यानी कि जो एग्जाम में मार्क्स आता है, केवल उसके आधार पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जितना अधिक अंक आ रहा है वो उतना ही अधिक बुद्धिमान है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बेस्ट तरीका क्या होगा? बेस्ट तरीका ये होगा कि वो स्टूडेंट्स जो सामान्य स्टूडेंट्स से उस कक्षा के प्रत्येक विषय में
या औसत से अधिक विषय में अपनी प्रतिभा दिखा रहा हो, या उसमें वो अचीवमेंट ज़्यादा अच्छा ला रहा हो, ज़्यादा अचीवमेंट दिखा रहा हो, तो वैसे स्टूडेंट्स को आप वह गिफ्टेड चाइल्ड मानेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो मैथ्स में सर्वाधिक अंक ला रहा है, नंबर ला रहा है, तो आप उसे सिर्फ मैथ्स के स्कोर के आधार पर उसे गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं कह देंगे, गिफ्टेड चाइल्ड नहीं कहेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि मैथ्स के साथ साथ कितने अधिक विषयों में वो ऐसे ही टॉप स्कोर कर रहा है। अगर उस कक्षा में 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और उसमें वो 5-6 से अधिक विषयों में टॉप स्कोर करने की क्षमता रख रहा है या टॉप स्कोर करके दिखा रहा है, तब आप कह सकते हैं कि वह एक गिफ्टेड चाइल्ड है। तो आपको यहाँ पर काफी सावधानी रखनी होगी। तीसरा है शिक्षक अवलोकन, टीचर्स ऑब्जर्वेशन। आप अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी ये बात आराम से पता लगा सकते हैं कि आपके क्लास में कौन से स्टूडेंट्स गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड चाइल्ड हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो पढ़ने में लगभग सारे विषयों में अच्छा है, सामान्य बच्चों से अच्छा है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वो खेल कूद में भी इंटरेस्ट रख रहा है, म्यूजिक में, एक्टिंग में और भी अलग अलग क्षेत्रों में वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप गिफ्टेड चिल्ड्रन के रूप में आप आइडेंटिफाई करेंगे। और लास्ट है कि संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करना। इन तीनों के अलावा चौथा है कि अगर स्टाफ रूम में जो बातें हो रही हैं, टीचर्स आपस में जो डिस्कस कर रहे हैं, जो फीडबैक किसी स्टूडेंट के लिए दे रहे हैं, अगर वो मैच कर रहा है, अगर सारे टीचर्स इस बात पे सहमत हैं कि हाँ ये स्टूडेंट्स हमारे सब्जेक्ट में भी अच्छा है, इसके साथ साथ आप कॉलेज और स्कूल के होने वाले अलग अलग फंक्शंस में उसकी क्रिएटिविटी को, उसके पार्टिसिपेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप आराम से पता लगा पाएंगे कि कोई स्टूडेंट्स गिफ्टेड चिल्ड्रन है या नहीं है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन को पता लगाने के साथ साथ, पता लगाने के जो अभी 4 तरीके आपको मैंने बताया, इसके साथ साथ कुछ अन्य चीजें हैं जिसके आधार पर आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको कि आप प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं इस नाम से जानते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। इसमें सबसे पहली जो विशिष्टता होती है वो ये कि इनके पास एक विशाल शब्दकोश होता है, यानी कह सकते एक समृद्ध, एक प्रॉस्पेरस वोकैबुलरी उनके पास होती है। जरूरत के हिसाब से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने में वो सक्षम होते हैं। शब्द सीमा की कोई कमी उनके साथ नहीं होती है। दूसरा है कि मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, किसी भी परिस्थिति को तुरंत समझ लेना, या जो भी मेंटल वर्क्स दिए जाते हैं जो मानसिक क्षमता पर आधारित होते हैं, उसमें वो काफ़ी फास्ट कैलकुलेट कर पाता है या फास्ट उसको कंप्लीट कर लेता है वैसे किसी भी काम को, या आराम से किसी बात को समझ जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो उनका डेली रूटीन है वो भी बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट होगा। जनरल स्टडीज के पेपर में उनको ज़्यादा रुचि आप देखेंगे। इसके साथ साथ उनका जो जनरल नॉलेज होता है, एक सामान्य जानकारी जो होती है, वो बाकी या औसत छात्रों से, औसत बच्चों से अधिक अच्छी होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट होता है वो भी दूसरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है। अब तक जो उन्होंने अचीव किया है वो सामान्य लोगों के अचीवमेंट से काफ़ी अलग हटकर होता है। इसके बाद एक अन्य विशेषता उनमें होती है कि वो अमूर्त विषयों में काफ़ी रुचि रखते हैं। अमूर्त विषय का मतलब होता है वैसे विषय जिसमें मानसिक क्रिया ज़्यादा होती हो। मानसिक क्रिया का मतलब है सोचने से संबंधित, तर्क करने से संबंधित, चिंतन से संबंधित, दर्शन से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित
विज्ञान के वैसे सिद्धांत जिस पर और ज़्यादा मनन करने की आवश्यकता है, तो उन सारे चीज़ों में उनकी रुचि काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी वो उनका जो सहज झुकाव होगा वो साइकोलॉजी के प्रति होगा, और उनका सहज झुकाव आप देखेंगे फिलॉसफी के प्रति होगा, रिलीजन और जो स्पिरिचुअलिज्म है इनके तरफ उनका ज़्यादा अच्छा झुकाव होगा। इसके साथ साथ जितनी भी अमूर्त योग्यताएं होती हैं वो उनमें रिफ्लेक्ट होंगी, आप उनमें देख सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य विशेषताओं में आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि होती है उनके अंदर। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अपने अंदर झांक कर देखना या अपने अंतर मन से किसी चीज का अवलोकन करना। तो ये क्षमता उनके अंदर होती है। उनका ऑब्जर्वेशन स्किल काफी जबरदस्त होता है। वह किसी भी व्यक्ति के कुछ एक्टिविटीज को देखकर उसके बारे में अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इनकी विशेषताएं हैं, हालांकि ये थोड़ा नकारात्मक पक्ष लिए हुए हैं कि इनको सामान्य बालकों से या मंदबुद्धि बालकों से परहेज होता है। ज़्यादा बोलने वाले स्टूडेंट्स या परेशान करने वाले स्टूडेंट्स से ये दूरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं या एवरेज स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि जो अपना टेक्स्ट बुक होता है इसमें भी कई बार देखा गया है कि इंटरेस्ट की कमी आ जाती है इनके अंदर। कारण है कि इनकी जो मानसिक क्षमता है उसके हिसाब से इनको खुराक नहीं मिल रहा, तो वो अपने विषय में उतना इंटरेस्ट कई बार नहीं भी दिखाते हैं। इसके साथ एक और बड़ी समस्या जुड़ी होगी, जैसे ही वो टेक्स्ट बुक और जो कंटेंट्स है उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो जो स्कूल में वर्क्स दिए जाते हैं ऑब्वियस है कि ये उससे भी कहीं ना कहीं उदासीन होना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है और टीचर भी परेशान होते हैं कि ये स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा कर रहा था हर जगह, ये डेविएट क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए थी उस पॉइंट को भूलवश अभी हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि बुद्धि परीक्षण में इनकी जो बुद्धि लब्धि आती है जिसको आप आईक्यू कहते हैं वो 130 प्लस से लेकर कई बार 170 प्लस तक चली जाती है। यानी औसत बच्चों के मुकाबले इनका आईक्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि 130 से या बहुत सारे बुक में आप देखेंगे 140 भी लिखा रहता है। ये विवाद का विषय नहीं है। जिस बुक को आप पढ़ते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करें, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो आईक्यू होता है वो 130 प्लस से 170 प्लस तक मेजर किया जाता है। तो इतने सारे आधार बनते हैं किसी भी प्रतिभाशाली बालक को पहचानने के। अब एक चीज ये भी है कि प्रतिभाशाली बालक ऐसे नहीं होते हैं कि उनको क्लास में किसी तरह की समस्या नहीं होती हो। तो हम लोग देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों को क्लास में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उसका सामना करने के लिए एक टीचर को क्या कुछ करना होता है। जैसे प्रतिभाशाली बालकों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है, और कई बार अगर वो अंतर्मुखी स्वभाव वाले हुए, इंट्रोवर्ट हुए, तब ये समस्या बढ़ जाती है। तो ये जो पहली समस्या उनसे जुड़ी हुई है वो ये है कि इनकी पहचान नहीं हो पाती है। तो तरह तरह के एक्टिविटीज़ में जो टीचर अगर सारे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा स्टूडेंट्स गिफ्टेड चिल्ड्रन है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी एक्टिविटी में सारे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, और ये एक टीचर के विल पावर पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो दूसरा समस्या उनके सामने आता है वो है कि चूंकि एवरेज स्टूडेंट्स के साथ बैठकर ये पढ़ रहे होते हैं तो साधारण कक्षा में बैठ के पढ़ने के वजह से कई बार ये उस तीव्रता के साथ विकास नहीं कर पाते हैं जिसकी क्षमता इनके अंदर मौजूद है। क्योंकि एक टीचर अपने एवरेज स्टूडेंट्स को छोड़कर केवल इन्हीं के ऊपर तो ध्यान नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं इनकी जो योग्यता की क्षमता है वो पीछे हो जाती है या उसमें कमी आने लगती है।
इसके साथ साथ अगला पॉइंट जो है वो इसी से मिलता जुलता है कि इनको उसी गति से चलना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है जिस गति से साधारण बच्चे चल रहे होते हैं। कारण है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टीचर मेजॉरिटी की उपेक्षा करके नहीं चलेगा। तो वैसी परिस्थिति में इन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है। इसके साथ साथ एक और समस्या जुड़ी हुई है कि चूंकि ये हर फील्ड में अच्छा करते हैं, हर सब्जेक्ट में एवरेज स्टूडेंट्स के मुकाबले इनका एवरेज ज़्यादा अच्छा होता है, तो कई बार देखा गया कि इनमें अहंकार की भावना आ जाती है और यहाँ से एक निगेटिव ट्रेट इनके पर्सनैलिटी का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ एक अन्य समस्या आती है इनके सामने कि सामान्य बालक जो कक्षा में मौजूद हैं वो इनको देख करके कई बार इनसे ईर्ष्या या द्वेष करने लग जाते हैं। इनके अचीवमेंट को देखकर उनको अपने ऊपर ग्लानि होती है या अपने ऊपर दुख होता है, जिसके वजह से क्लास का माहौल या फिर कह सकते हैं एक अलग तरीके का तनाव उस क्लास में डेवलप हो जाता है। ये ऐसी चीजें जिस पर टीचर कुछ हद तक नियंत्रण पा सकता है, लेकिन ये टीचर के हाथ में नहीं होता। ये नेचर की डाइवर्सिटी है जो एक टीचर को क्लास में फेस करना है। इसीलिए आज हम लोग इस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक टीचर कतई ऐसा ना माने कि ये उनकी अक्षमता है जिसकी वजह से क्लास में ऐसा माहौल बना। ये स्वाभाविक चीज है। हाँ, अंतर इस बात का है कि आपके नजर में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि आपके नजर में होगी तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई स्ट्रेटजी इसके लिए जरूर बनाएंगे। इसके साथ साथ कई बार ये देखने में आया है कि ये कई बार टीचर के कुछ बात का उल्लंघन कर देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं या उनका निरादर करते हैं या टीचर के ऊपर कई बार दोषारोपण कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि जो भी प्रतिभावान होगा, प्रतिभावान व्यक्ति ही कह सकते क्रांतिकारी होता है। अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो विद्रोही भी होगा स्वभाव से। तो एक टीचर को इन चीजों के प्रति अपने आप को जागरूक बनाए रखना है और इन चीजों को इसी रूप में लेना है। उसको यह समझना होगा कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विद्रोही प्रवृत्ति के हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई भी अच्छी है और लगभग हर विषय में अच्छी है, हर क्षेत्र में अच्छी है। तो जो क्लास में विद्रोह करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी आपको अंतर करना होगा। अगर पढ़ाई अच्छी नहीं है और वो क्लास में किसी तरह का निरादर कर रहे हैं टीचर्स के साथ या माहौल को दूषित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। लेकिन जिसकी पढ़ाई भी अच्छी है और वो किसी बात पर अपना विद्रोह जताता है, तो टीचर को उसका रिस्पेक्ट करना होता है, क्योंकि ये उसकी प्रतिभा है, उस बालक की प्रतिभा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई बार ये देखा गया है कि प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं उनका घरों में भी उपयुक्त तरीके से समायोजन नहीं हो पाता है। कारण है कि इनमें प्रतिभा है। प्रतिभा है तो स्वभाव से ये हर चीज को उसके मूल तत्व से समझना चाहेंगे, लेकिन उम्र कम होने की वजह से, अनुभव कम होने की वजह से ये कुछ खास तरह की गलतियां करेंगे, जिसके वजह से इनको क्लास में या घर में रोका जाएगा। और तब चूंकि ये मूल तत्व को समझ चुके हैं लेकिन अनुभव की कमी है, इसलिए परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो संघर्ष होता है, वो इनके समायोजन में कहीं ना कहीं बाधक बन जाता है। तो ये थी प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि प्रतिभाशाली बालकों को एडजस्ट किस प्रकार किया जाए, क्लास में इनका एडजस्टमेंट किस तरीके से होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कि प्रतिभाशाली बालकों को कक्षा में समायोजित करना या प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। तो सबसे पहला जो टेक्निक होना चाहिए वो ये कि सामान्य रूप से इनको प्रमोशन मिलना चाहिए। कई मनोवैज्ञानिक तो इस बात से भी सहमत हैं कि इन स्टूडेंट्स को वर्ष में 2 बार प्रमोशन मिलना चाहिए। हालांकि वित्तीय जो बाध्यताएं हैं इसके वजह से स्कूल मैनेजमेंट ऐसा नहीं करता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में आप हैं
और सारी सुविधाएं मौजूद हैं और काफ़ी अपने अनुभव से काफ़ी परखने के बाद आप इस प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम हैं, तो उसे वर्ष में 2 बार प्रोन्नत भी किया जा सकता है। तो ये जैसी परिस्थिति आपके सामने आएगी, जैसी ज़रूरत आपको महसूस होगी, आप उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी व्यवस्था इनके लिए करनी होगी वो है कि विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो के अंक में आपको बताया था कि जो आगे होते हैं, एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा आगे होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस दिए जाने चाहिए या उनको ज़्यादा होमवर्क दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो क्षमता है उसका वास्तविक उपयोग किया जा सके। तो ठीक यही बात पाठ्यक्रम पर भी लागू होती है। ऐसा विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिसमें इन प्रतिभावान स्टूडेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उसमें दिए जाने चाहिए, कुछ ऐसे एक्टिविटीज उसमें शामिल किए जाने चाहिए जिससे इन स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके। इसके साथ साथ शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान होना चाहिए इन स्टूडेंट्स के ऊपर। जो इनसे संबंधित समस्याओं के बारे में हमने देखा, इन सभी समस्याओं के रेफरेंस में आप तभी अच्छा वर्क कर पाएंगे जब आपके नज़र में ये सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो पर्सनली आपको ऐसे गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर अपना ध्यान देना होता है। इसके साथ साथ इनको एजुकेशन ऑफ कल्चर भी दिया जाना चाहिए, जो कि संस्कृति की शिक्षा कहलाती है, क्योंकि ये ऐसे ब्रेन्स हैं, ये ऐसे चिल्ड्रन हैं कि भविष्य में अगर इन्हें सही दिशा नहीं प्रदान की गई तो ये विध्वंसक भी हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इनको अपने समाज और अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान दिया जाना चाहिए, उसकी ज़रूरतों से इनको अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि इनका जो मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन है और भविष्य में चलकर जो और ज़्यादा क्रिएटिव ब्रेन के रूप में बदलने वाला है, इसको हम लोग अपने मानवता के फायदे में प्रयोग में ला सकें। इसके साथ साथ जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट कक्षाओं और विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी इनके लिए अलग क्लास हो या फिर इनके लिए अलग स्कूल ही बना दिया जाना चाहिए। तो देखिए, स्कूल से संबंधित ऐसा है कि जो पेरेंट्स सक्षम हैं उनका ऑटोमेटिक एक ऐसा वर्ग बन जाता है जो किसी खास तरह के स्कूल को ही तवज्जो देता है, वहीं पर वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। लेकिन अपने विद्यालय में कुछ ऐसे क्लासेज ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, ये पूरी तरह से टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से व्यवस्थाएं मौजूद हों। साथ ही साथ इनके लिए विशेष अध्ययन की सुविधा होनी चाहिए। विशेष अध्ययन की सुविधा से हमारा तात्पर्य है कि एक अच्छा लाइब्रेरी हो, अच्छे लैब वहाँ पर बनाए जाए, ताकि इन सभी चीज़ों में जाकर वो अपने क्यूरियोसिटी को सही तरीके से शांत कर सकता हो। इसके साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उसको भी ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए। देखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जब गिफ्टेड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑब्वियस है उनका परफॉर्मेंस तो बेहतर होता ही है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस को देखकर अन्य जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक फ़ायदा ये भी है कि वहीं से आप गिफ्टेड स्टूडेंट्स या गिफ्टेड चिल्ड्रन की पहचान कर सकते हैं, जो आपके लिए आगे रणनीति बनाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ जो अगली व्यवस्था हमें इनके शिक्षा में करनी होगी वह है सामाजिक अनुभवों के अवसर। जो सोसाइटी के नीड्स हैं, सोसाइटी के सर्विस से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो समाज की चिंताएं हैं, जो समाज की वास्तविकता है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान इनको देने से इनके अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है वो एक सही शेप ले पाती है, एक सही दिशा की ओर विकसित हो पाती है। इसके साथ साथ जो अगला व्यवस्था हमें करना होता है वो है नेतृत्व का प्रशिक्षण। इनको ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप भी प्रदान की जानी चाहिए। आप कॉलेज में जो या स्कूल में जो तरह तरह के एक्टिविटीज़ होंगे
उसमें आपका प्रयास होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स को लीड करने के लिए सामने लाया जाए, क्योंकि ये अपनी योग्यता को अपने पूरे टीम के साथ साझा करते हैं यहाँ पर। और इस टीम वर्क का फायदा इस स्टूडेंट के एक्सपीरियंस में तो वृद्धि करता ही है, लेकिन इसका फायदा अन्य सामान्य स्टूडेंट्स को भी मिलता है। और जो अंतिम व्यवस्था करने की बात की गई है वो है कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, यानी इनका व्यक्तित्व जो है वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट इनके व्यक्तित्व का होना चाहिए। यानी जीवन के लिए जरूरी जितने भी क्षेत्र हैं या फिर व्यक्तित्व के जितने भी डायमेंशंस हैं, हर डायमेंशंस में ये एवरेज और एवरेज से अधिक प्रगति अगर कर पाते हैं तो माना जाएगा कि हमने गिफ्टेड स्टूडेंट्स के साथ पूर्णतः न्याय किया। तो इस 10 पॉइंट के अंतर्गत हमने देखा कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कैसे संभाला जा सकता है। देखिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे मंदबुद्धि बालकों के ऊपर। आज के इस टॉपिक में, इस चर्चा में जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, फ्रैंकली आप हमारे साथ इसे डिस्कस कर सकते हैं। और एक और निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपने नए अंक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।